तो बायोलॉजी को हमें कितने भागों में बांटा? बायोलॉजी को दो भागों में बांटा। देखो, बायो का मतलब क्या होता है? बायो जो है वो बनता है बायोस प्लस लोगोस। ठीक, ये जो बायोलॉजी वर्ड जो है ये मिलकर बना है बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ क्या है यहां पर? बायोस का अर्थ हो गया लाइफ। बायोस का अर्थ क्या हो बेटा? लाइफ, यानी कि जीवन। बायोस का अर्थ क्या हुआ? जीवन। और लोगोस का अर्थ क्या हुआ यहां पर? अध्ययन या स्टडी, एनालिसिस, प्रैक्टिकल। ये जो चीजें हैं ये लोगोस से मिलकर बन रही है। बायो प्लस लॉजी यानी कि बायोस प्लस लोगोस, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, जिसमें बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ। लाइफ का मतलब जीवन, और ये लोगोस का मतलब है अध्ययन यानी कि एनालिसिस। एनालिसिस, स्टडी लिख सकते हो आप, एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। विज्ञान का मतलब यही होता है, साइंस का मतलब ये होता है कि आप आउटर एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, वही क्या होती है? विज्ञान होती है। और विज्ञान के अंदर फिर वो अलग अलग फील्ड है, चाहे आप केमिस्ट्री को चुनाव कर रहे हो, या बायो है, या मैथ है, या फिजिक्स है, या एग्रीकल्चर है, इन सब के अंदर आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिकली तो कर रहे हो, एक प्रकार का एनालिसिस कर रहे हो। तो जो एनालिटिक स्टडी जो होती है उसे हम साइंस कहते हैं। विज्ञान यही तो होती है, तो इसकी डेफिनेशन यही कहेंगे। एनालिटिक्स जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? साइंस कहेंगे। और साइंस के अंदर जितने भी ब्रांच हैं, चाहे वो बॉटनी के अंदर ही क्यों ना हो, फिर वो बायोलॉजी के अंदर हो, या जूलॉजी के अंदर हो, या केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जो भी हो, सबके अंदर क्या करते हैं? एनालिटिक स्टडी पढ़ते हैं, यानी कि विषयों का हम अध्ययन करते हैं। तो वो क्या हो गया? अध्ययन हो गया। तो बायोस प्लस लोग यानी कि जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि जीवन क्या होता है? जीवन जो है वो क्या होता है? लाइफ। क्या होती है लाइफ? लाइफ का मतलब हो सकता है यहां पर सजीव, लिविंग। लाइफ का मतलब हो गया सर यहां पर लिविंग। लिविंग या लिविंग थिंग्स जो है उसको हम कह सकते हैं। सजीवों का अध्ययन जो वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सजीव, जितने भी प्रकार के सजीव इस धरती पर पाए जाते हैं उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोस प्लस स्टडी या बायोस प्लस लोगोस। अब ये सजीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के सजीव जो है, दो प्रकार के। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी भी एक वर्ड आता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। यहां पर फादर का मतलब क्या हो सकता है? फादर का मतलब हो गया कि किसी भी विषय, किसी सब्जेक्ट के अंदर, किसी संकाय के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने अच्छे से शुरुआत की हो और उसने विश्लेषणात्मक अध्ययन किया हो, यानी उसने ठीक ठाक अध्ययन किया हो और एक अच्छी शुरुआत की हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? फादर कह सकते हैं। फादर को आप जनक भी कह सकते हैं, इसको आप पिता भी कह सकते हैं। जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता, इसको आप जनक भी कह सकते हो, जीव विज्ञान के जनक। और एक ग्रीक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, या कह सकते हो ग्रेट फिलोसोफर, कौन थे? एरिस्टोटल। ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट फिलोसोफर जिसका नाम है यहां पर अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये साइंटिस्ट नहीं था, ये क्रांति थी, एक विचार था। फिलोसोफर का मतलब यही होता है जिनके दिमाग के अंदर वैचारिक अध्ययन चलता रहो। जैसे कि हमने मेंडल को पढ़ा था, मेंडल भी क्या थे? एक ग्रेट फिलोसोफर थे, जिन्होंने फिजिकल स्टडी भी की थी, भौतिक विज्ञान के अंदर अध्ययन किया था, मैथमेटिक्स की स्टडी भी की थी, जो कि फिलोसोफर भी थे। और उन्होंने जो क्या किया था, चर्च के अंदर पादरी, फादर का पद भी ग्रहण किया था, तो वो भी फिलोसोफर थे। एरिस्टोटल भी यहां पर क्या? फिलोसोफर है। महर्षि कणाद, परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है सबसे पहले, इंडिया के अंदर दिया जाता है महर्षि कणाद। और एक नाम और है पकूधा कात्याम, ये भी क्या थे? फिलोसोफर थे। मैं नाम लिख रहा हूं, एक तो थे पकूधा कात्याम, कात्याम, ठीक। एक नाम है अरस्तु, ठीक है, ये भारतीय है, इंडियन फिलोसोफर, भारतीय फिलोसोफर है ना। अरस्तु ये ग्रीक फिलोसोफर है, ग्रीक। एक मैंने भी बताया, क्या नाम बताया था? महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। सुकरात, सुकरात ये क्या है? ये फिलोसोफर है। देखो, जीव विज्ञान की शुरुआत या किसी भी साइंस की स्टडी एक महान फिलोसोफर, एक महान दार्शनिक के द्वारा की जाती है। फिर चाहे वो पकूदा कात्याम हो,
सुकरात हो, एरिस्टोटल हो, फिलोसोफर एक वैचारिक अध्ययन करते हैं, यानी कि उनके दिमाग के अंदर हमेशा आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट जो वो चलते रहते हैं, और उन्हीं कंसेप्ट, उन्हीं आइडिया से क्या करते हैं, उन्हें नई नई अवधारणाएं दी थी। और उनमें से सबसे पहले कौन थे? अरस्तु थे, अरिस्टोटल। और ये लगभग 322 ईसा के आसपास की बात है, ईसा पूर्व 322 ईसा, आज से बहुत सैकड़ों साल पहले, बहुत सैकड़ों हजारों साल पहले उन्होंने ये अवधारणा दी थी। और इन्होंने कुछ स्टडी भी की थी, इन्होंने कुछ किताबें, कुछ पुस्तकें, कुछ मैगजीन भी प्रकाशित की थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी, जो कि जीव विज्ञान के जनक हैं। तो इन्होंने क्या किया था? बहुत सारी अवधारणाएं दी थी, इन्होंने वर्गीकरण भी दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, उनको वर्गीकृत भी किया था। तो वर्गीकृत करने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? अरस्तु को दिया जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको कहेंगे? अरस्तु को, एरिस्टोटल। अब जब मैंने जीवन को दो भागों में बांटा, यहां पर लाइफ जो है वो कितने भागों में है? दो भागों में है। कौन कौन सी? कि सर एक तो यहां पर बॉटनी है, यानी कि पादप, और एक है जूलॉजी। हम यहां पर दो पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा ना, बायोलॉजी को मैंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। एक तो मैंने लिखा बॉटनी, बॉटनी, और एक मैंने लिखा जूलॉजी, जूलॉजी। बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पति शास्त्र, पादप विज्ञान, या पेड़ पौधों से रिलेटेड जो स्टडी है वो कहां की जाती है? बॉटनी के अंदर की जा रही है। और जूलॉजी का मतलब हो गया यहाँ पर जंतु विज्ञान, जीव जंतुओं से रिलेटेड जो स्टडी है वो कहां हो रही है? जूलॉजी के अंदर हो रही है। यानी कि दो सजीव है यहाँ पर। सजीव क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि सजीव प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं, दोनों क्या है? सजीव है, ये लिविंग है। कुछ प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है, कुछ लक्षण इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जिस कारण से इनको क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन थे? सर थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस। ये भी क्या थे? एक फिलोसोफर थे। जितने भी साइंटिस्ट जो आज से हजारों सैकड़ों साल पहले उन्होंने अवधारणाएं अपनी दी थी, वो सारे के सारे क्या है? यहाँ पर फिलोसोफर है, दार्शनिक है। कारण क्या था? साइंटिफिक स्टडी को रूप जो है फिलोसफी या फिलोसोफर ने ही दिया, क्योंकि विज्ञान का उद्भव इन्हीं कुछ सैकड़ों सालों के अंदर है। उससे पहले वो क्या थे? दार्शनिक लोग थे, विचारक लोग। दार्शन का मतलब है विचारी, जो विचार करते हो, जो सोचते हो, जो तर्क देते हो, जो, और उनके जो तर्क थे वो विज्ञान के सिद्धांतों पर लागू भी हो जाते थे, इसलिए उनका नाम फिलोसोफर से दिया जाता है। और जूलॉजी को वापस रिपीट करेंगे, एरिस्टोटल, अरस्तु। अरस्तु यहां पर क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी है, और फादर ऑफ बॉटनी यहां पर क्या है? थियोफ्रेस्टस। अब हम जाने कि सजीव क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग, सजीव है। सजीव के अंदर कुछ लक्षण होते हैं बच्चों, कुछ लक्षण। कौन से लक्षण? जैसे कि इनके अंदर से रिप्रोडक्शन होना चाहिए। सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन। अब कई बच्चे कहते हैं सर जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, है ना, मोटाइल होते हैं। मोटाइल तो हवा भी होती है, मिट्टी के कण भी होते हैं, आंधे चलते हैं ना, वृद्धि पाड़ भी करते हैं। मेन कैरेक्टर क्या है यहाँ पर? मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण में जनन है, रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रिएशन है, उत्सर्जन है, सर्कुलेशन है, परिसंचरण, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन है, और सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ प्रोसेसिंग, यानी कि जिनके अंदर जैव प्रक्रम हो रहा हो। जैव प्रक्रम समझ रहे? लाइफ प्रोसेस, जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो रही हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे, यानी कि सजीव कहेंगे। तो रिप्रोडक्शन जिनके अंदर होना चाहिए, यानी कि जिनके अंदर जनन उत्पन्न हो, संतान पैदा करना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन जिनके अंदर उत्सर्जन हो। उत्सर्जन का मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निष्कासित करना, जो जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, अमोनिया है, वाटर है, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। सीबम है, ठीक है, स्वेट, पसीना है, बलगम है, म्यूकस, ये सारी चीजें क्या है? वेस्ट मटेरियल है। इसके अलावा सर्कुलेशन हो सर, सर्कुलेशन जिनके अंदर परिसंचरण पाया जाता हो। परिसंचरण यानी कि जिनके अंदर रक्त प्रवाह हो। और रक्त प्रवाह वैसे तो सजीवों में जो मनुष्य है या जो जीव जंतु है या जो वर्टिब्रेट है उनके अंदर ये देखने को मिल रहा है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर क्या मिलेगा? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन देखने को मिलेगा। देखो, जरूरी नहीं है कि मनुष्य में रक्त का प्रवाह होता हो वो सजीव है और वही लक्षण पौधों में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता। लक्षण सिमिलर हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे में जलीय लक्षण है, भोजन है, मिनरल है, खनिज पदार्थ हो गए,
इन सबका परिवहन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर मनुष्य में या जो वर्टिब्रेट हैं, जीव जंतु हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का, CO2 का, भोज्य पदार्थों का, फूड पार्टिकल्स जो है उनका परिवहन हो रहा है। उनमें क्या होता है, जल हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, और हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड जो हो सकता है। इसके अंदर हमारे क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन हमारे अंदर देखने को मिलना चाहिए, परिवहन। और क्या हो सकता है सर, श्वसन हो सकता है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और मैं उम्मीद करता हूं ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर जो लाइफ प्रोसेसिंग चैप्टर है वहां पर हमने पढ़ा था, फुल्ली डिटेल है ना, जिसके अंदर जनन भी था, रिप्रोडक्शन उत्सर्जन भी था, परिसंचरण भी था, परिवहन भी था, शोषण भी था। इसके अलावा और क्या था, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म समझते हो, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय या उपापचय। इसको आप लाइफ प्रोसेसिंग भी बोल सकते हो, लाइफ प्रोसेसिंग। जिनके अंदर जैविक प्रक्रियाएं होती है बच्चों, वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। अब जैविक प्रक्रिया किसमें होती है, पेड़ पौधों में भी होती है और जीव जंतुओं में भी होती है। मनुष्य में कौन से सिस्टम है जो अलग है, यानी कि इंसान के अंदर या जो जीव जंतु है, वर्टिब्रेट हो गए, जितने भी जीव हैं, उनके अंदर क्या होता है, सिस्टम डेवलप है, यानी कि तंत्र विकसित है। लेकिन पेड़ पौधों में तंत्र नहीं है। क्या आपने पेड़ पौधों को कभी रोते देखा है? इंसान रोते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, स्वेट, अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक, इंसान तो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्योंकि मसल्स डेवलप है। अब आपको सर मसल्स तो जैसे टिश्यू का कंपाउंड ग्रुप्स तो पेड़ पौधे में होता है, लेकिन वो मोटाइल नहीं होते। ह्यूमंस जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी गति कर सकते हैं। जीव जंतु जो है गति कर सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे गति नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर क्या ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता। हमारे अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है, नर्वस सिस्टम होता है हमारे अंदर, या हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र जो है हमारे अंदर विकसित होता है, मस्तिष्क जैसे अंग। अब पेड़ पौधे सोच नहीं पाते, प्लांट्स जो है सोच नहीं पाते, लेकिन हम सोच पाते हैं। ये इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है। लेकिन लाइफ प्रोसेसिंग का मतलब है ऐसी प्रक्रिया जैसे भोजन निर्माण की प्रक्रिया, फूड मैकेनिज्म जो है वो हमारे अंदर भी होता है और पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। यानी कि बॉटनिक का जो ग्रुप्स है उनमें भी फूड मैकेनिज्म की प्रोसेस हो रही है, लाइफ प्रोसेसिंग हो रही है, और जीव जंतु यानी कि हमारे अंदर भी ये प्रोसेस हो रही है। ये जो थी उसके अंदर क्या है, मुख्य चीजें हैं। श्वसन का मतलब समझ रहे ना आप, भोजन निर्माण की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का यूज हम कहां कर रहे हैं, भोज्य पदार्थों को तोड़ने के लिए, फूड पार्टिकल्स आर ब्रेक डाउन। ठीक, और इसके अलावा हृदय के अंदर हार्ट पड़ा था। ये सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर होते हैं, जीव जंतु में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तंत्र विकसित होते हैं, अंग विकसित होते हैं। पेड़ पौधों में अंग विकसित नहीं होते हैं। लेकिन लाइफ प्रोसेसिंग यानी कि जैविक प्रक्रिया प्लांट्स में भी होती है और जैविक प्रक्रिया वो जीवों में भी होती है। जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या है, भोजन निर्माण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, जनन हो गया, ये चीजें। जैसे कि जनन प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं। देखो, जीवों में परिसंचरण है और उनमें क्या है, परिवहन है, श्वसन ये करते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई जो सबसे ज्यादा जरूरी, डाइजेशन, पाचन, डाइजेशन पाचन, और ये पाचन में थोड़ा डिफरेंस है। अब पाचन में डिफरेंस कैसे, एनिमल्स आर हेटेरोट्रोफिक, जो हम जो हैं या जीव जंतु जो हैं वो क्या है, निर्भर रहते हैं ना, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन पेड़ पौधे निर्भर नहीं रहते, वो अपना काम खुद कर सकते हैं। यानी कि वो फोटोसिंथेसिस का यूज कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो अपना भोजन संग्रह बना रहे हैं, लेकिन इंसान नहीं बना पाते। अप्रिया कहेगी सर हम भोजन हमारा खुद बनाते हैं, आरती, मनोज, अब सब कहेंगे हम हमारा खुद बनाते, हम बनाते नहीं, हम उसको पकाते हैं। हमने मार्केट से गेहूं खरीदा है ना, हमने बाजार से सब्जी खरीदी, आलू खरीदा, उसको उबाला, उसको कट किया, उसकी सब्जी बनाई और उसको खाया। यानी हमने बने बनाए भोजन को पकाया है, उसकी फॉर्म को चेंज किया, उसका जो रूप है उसको चेंज किया। थोड़े नखरे वाले हैं ना हम इंसान जो है, थोड़े से नखरे वाले हैं। हमारे अंदर नाटक करने की प्रक्रिया जो पाई जाती है, इवोल्यूशन का भाग है ये। इवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, इवोल्यूशन जीवन की उत्पत्ति। जब हम एनिमल्स थे, जब हम जीव जंतु थे, तो हम भी क्या करते थे, घास खा लेते थे, हरी सब्जियां सीधे खा लेते थे। लेकिन जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमने क्या किया, विकास की ओर बढ़े हम,
तो हमें नखरे बड़े, हम एक ही चीज को इतनी बार पकाते हैं, उसका नया नया रूप बना देते हैं। हर प्रकार के भोजन को पहले उसको गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें कुछ मिक्स करते हैं, फिर उससे कुछ निकाल देते हैं, ऐसा कुछ घंटों तक, और घंटों तक करने के बाद उसको खाते हैं। क्योंकि हम क्या है, एवोल्यूशन का भाग है। और पृथ्वी पर सबसे विकसित अगर कोई है और बुद्धि का पूरा पूरा इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो होमोसेपियंस हम है। इंसानों ने मस्तिष्क का पूरा उपयोग किया है, जितना हो सकता है उतना उपयोग इंसान ने किया है, बाकी जीव जंतुओं ने नहीं किया है। नखराले बेचारे कम हैं, इंसान ज्यादा है। ठीक, तो ये जो चीजें, डाइजेशन यानी कि पाचन पाया जाता है। डाइजेशन का मतलब पाचन हमारे अंदर और प्लांट्स के अंदर अलग अलग है, उनकी फूड मैकेनिज्म की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग हो रही है, और हमारे अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप है। हम जो बना बनाया भोजन है उनको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये चीजें जिनके अंदर देखने को मिलती हो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं, यानी कि सजीव कहते हैं। सजीव समझिए ना आप कैसे कहेंगे, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं जिनके अंदर ये सिस्टम डेवलप हो, जिनके अंदर जनन हो, यानी कि संतान पैदा करना, रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन मतलब डिफरेंट होता है, मैटिंग, पॉपुलेशन, इंटरकोर्स से रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को डेवलप कर रहे हो, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को आप डेवलप कर रहे हो। एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण ही यहां पर क्या कहला रहा है, जनन है। उत्सर्जन या वेस्ट मटेरियल हमारे अंदर है, प्लांट्स में भी है। सर्कुलेशन हमारे अंदर है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है। और रेस्पिरेशन हमारे अंदर है और प्लांट्स के अंदर भी होता है। वो कंडीशन अलग अलग है। हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, वो CO2 का यूज कर रहे हैं। वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। हमें सनलाइट का मतलब ही नहीं है, रात के अंधेरे में भी भोजन पका के खा लेते हैं, रात में बना लेते हैं 3 बजे, क्योंकि हमारे अंदर सिस्टम अलग है। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं है। और उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स चाहिए, उनको पार्टिकल्स चाहिए, भोजन के सिर्फ अणु चाहिए। हमें अणु नहीं चाहिए, हमें अणु के अलावा भी चाहिए। जैसे कि दाल चावल है, इनमें प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा भी बहुत कम है, बाकी चीजें ज्यादा है। अब प्लांट्स क्या करें, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, विटामिन या जो भी चीजें मेनली हो उनको वही चाहिए। हम एक्स्ट्रा मटेरियल को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि हम एक्सक्रेशन भी ज्यादा करते हैं, उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा को भी ज्यादा निष्कासित करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांट से अलग है, मतलब हम थोड़ा सा हमारे अंदर अंतर पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे अंदर लिविंग यानी कि सजीवों की पहचान। अब होता क्या है, इनको 2 ग्रुप में बांट दिया, बॉटनी को अलग में बांट दिया और इनको जो है जूलॉजी वालों को अलग बांट दिया। अब इतनी ज्यादा स्पीसीज आ गई, यानी कि इसको कहते हैं लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत कह सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट हम समझेंगे लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत जो है उनको जानेंगे। अब सजीव जगत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। इस धरती पे सजीवों की बात हो रही है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सजीवों को बताया, जिसके अंदर एक्सप्लेन जो किया था अच्छे से वो कौन करते हैं, रॉबर्ट एच व्हिटेकर। उन्होंने सही से बताया कि कितने जगत इसके अंदर रखे गए, लेकिन उन्होंने फिर भी वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स, लाइकेन उनको अलग रखा, क्योंकि उनके फंक्शंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, लाइव प्रोसेसिंग उनकी अलग होती है। लेकिन फिर भी 5 ग्रुप उन्होंने बनाए। अब उन 5 ग्रुप्स के अंदर मेनली जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु है। इसके अंदर लगभग कितनी प्रजातियां, स्टडी ये कहती है, थ्योरी ये बताती है कि लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज है मिटाई, जाति या प्रजातियां आप कह सकते हो। लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां, बहुत ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 87 लाख। इसको आप 90 लाख भी मान सकते हो। 90 लाख प्रजातियां हैं, जीव जंतु नहीं है। 90 लाख जो है वो क्या है, प्रजातियां हैं, जीव जंतु नहीं है। तो जीव जंतु कितने हैं, बहुत ज्यादा है। मतलब आप मान के चलो कि एक स्पीसीज में अगर 100 करोड़ है, एक जाति प्रजाति में 100 करोड़ है, तो आप मान के चलो 90 लाख में कितने हो गए, करते रहो गुणा भाग। अब अगर मैं एक सेपियंस, एक जाति होमोसेपियंस, हमारी जो साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस है, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगभग कितने, डेटा यह बताता है कि पृथ्वी पर लगभग 800 से 900 करोड़ इंसान है। पृथ्वी पर लगभग 800 से 900 करोड़ इंसान है। इन 800 से 900 करोड़ के अंदर मेल और फीमेल है। मैं एक प्रजाति की बात कर रहा हूं, इन 90 लाख प्रजातियों में से एक प्रजाति की बात कर रहा हूं जो कि लगभग 800 से 900 करोड़ है। बाकी अलग है, गाय अलग है, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, भैंस अलग है, इनके अलग है।
मगरमच्छ अलग है, टीडा ग्रासोफर अलग है, मेंढक अलग है, आम अलग है, पपीता अलग है, ये अलग है। लगभग 90 लाख प्रजातियों में से अध्ययन कितने का हुआ? अच्छा, एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि लगभग 1 ट्रिलियन तक जा सकते हैं ये। 1 ट्रिलियन हो गए, करोड़ों क्रॉस। 1 ट्रिलियन स्पीसीज भी हो सकती है। अब ये जो आंकड़ा है, ये कुछ थ्योरी बताते हैं, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जो है लगभग अनुमानित है। ये गिना नहीं है सबने जाके एक एक को, एक ये है, मेंढक उठाया, मेंढक को साइड में रख दिया, 1 नंबर रख दिया, है ना, ये गाय है, ये 2 नंबर हो गए, ये इंसान है, ये 3 नंबर है, ऐसे नहीं किया। ये भी एक प्रकार का अनुमानित आंकड़ा है, लेकिन हाँ, ये ज्यादातर जो है क्लियर है, इसको हम सही मान सकते हैं, इसको हम सही मान सकते हैं। इसमें अभी भी वेरिएशन है, इनमें थोड़ा, इनमें अनुमान है, थोड़ा झूठ भी हो सकता है, सही भी, लेकिन हाँ 1 ट्रिलियन हो भी सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है, झरने हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, खाइयां हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, हो सकते हैं। अलग अलग पेड़ों की जड़ों में हो सकते हैं, अलग अलग पौधों में हो सकते हैं, हर प्रकार के पेड़ पौधों में, हर प्रकार की नदियों में, गहराई में, कुछ मिट्टी में पाए जाते हैं, कुछ उड़ने वाले हैं, कुछ तैरने वाले हैं, कुछ रेंगने वाले हैं, कुछ एम्फीबियंस भी होते हैं, दोनों कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक कहते हैं मैं सोने तो पानी में जाऊंगा और खेलने बाहर आऊंगा, उसके अलग ही लक्षण है। मेंढक, उसके पीछे पीछे कछुआ भी है, मगरमच्छ भी उसके पीछे, और हम इंसान भी उन्हीं के पीछे थे। हम जो है पानी से निकल कर आए हैं। अब आप सोच रहे, मैं तो सर रात को बेड पे सोया था या सोई थी, लेकिन अब मैं क्लास में हूं, मैं पानी से निकल, मैं बात कर रहा हूं लाखों करोड़ वर्ष पहले की। यानी कि हम भी क्या उस साइनोबैक्टीरिया से बने जो एक कोशिका थे, यूनिसेल्युलर थे, एक कोशिका जीव थे, उन एक कोशिका जीवों से हम बने। लंबी प्रोसेस है ये। जिस प्रकार से मेंढक ने, कछुआ ने, ठीक है, मगरमच्छ ने, इन्होंने क्या किया, पानी से निकलकर जमीन की तरफ बढ़े, ठीक है, वाटर टू लैंड। तो इन्होंने क्या किया, अपने कैरेक्टर, अपनी बॉडी, अपने शेप, इन सब के अंदर चेंज करना शुरू किया। और ये एक दिन, ये बात नहीं है कि मेंढक के मन में आ गया कि क्यों ना आज तो धरती पे सोएंगे, आज पानी में नहीं सोएंगे। जैसे हम सोचते हैं ना कि आज जो है इस घर में सोएंगे, उस घर में नहीं सोएंगे, है ना, ये मौसी का घर है, ये अपना घर है, वो मामा का घर है, ये नाना का घर है, आज वहां सोएंगे, आज यहां सोएंगे, आज यहां, आज यहां, ऐसा होता है ना। ऐसा मेंढक में भी है, ऐसा मगरमच्छ में भी है। यानी कि ऐसे जीव जो डबल कैरेक्टर शो कर रहे हो, दो दो जगह रह रहे हो, उनका हैबिटेट 2 हो सकते हैं, तो उनमें 2 लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, और सबको, अगर मान लो आपको कह दिया जाए कि लिस्ट बनाओ, कि आप कितने की लिस्ट बना सकते हो, ऊपर ऊपर गाय के डालेंगे, कुत्ते के डालेंगे, इंसान के डालेंगे, फिर मेंढक की, फिर कछुए की, सबके नाम डालेंगे, और कितने बना देंगे, ज्यादा से ज्यादा 20, 50, हाईएस्ट 100। 100 से ज्यादा हमारे दिमाग में आएंगे ही नहीं। ये आप किसको जानते हो, मच्छर को भी जानते हैं सर, हम टीडे को भी जानते हैं सर, हम कॉकरोच को भी जानते हैं, ये सारी अलग अलग प्रजातियां हैं। हम गाय को भी जानते हैं सर, हम ऊंट को भी जानते हैं सर, मैंने शुतुरमुर्ग भी देखा है, बताओ। मैंने एक ऐसा भी जीव देखा जिसके 6 पैर होते हैं, जिसके 8 पैर होते हैं, जिसके 10 होते हैं सर। मैंने तो कछुआ भी देखा है सर, मैंने तो बिच्छू भी देखा है, बिच्छू की प्रजातियां भी देखी सर, काले रंग का भी देखा है और पीले रंग का भी देखा है सर, मैंने सांप की भी प्रजातियां देखी। लेकिन ऐसे करते करते कितने बना दोगे, 100-150 लास्ट है। लेकिन यहां पर कितने की बात हो रही है, 90 लाख प्रजातियों की बात हो रही है। और ये 90 लाख कब बनी, आज से सैकड़ों साल पहले बनी थी। उद्भव होता लगभग 1400 करोड़ साल पहले, बिग बैंग थ्योरी होती है बच्चों, 1400 करोड़ साल पहले, 1400 करोड़ साल पहले क्या होती है, बिग बैंग थ्योरी होती है। और उसके बाद लगभग 400 करोड़ साल पहले, 450 से 500 करोड़ साल पहले पृथ्वी बन रही है। अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा है यहां पर, अर्थ, पृथ्वी बन रही है। और ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी, बीबीटी, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी है सबने। जीवन की शुरुआत होने से पहले इस ब्रह्मांड की रचना हो रही है, और उस ब्रह्मांड की रचना के बाद क्या हो रही है, यहाँ पर पृथ्वी जैसे ग्रहों की रचना हो रही है। और उन ग्रहों के बाद लगभग आज से 25 से 50 लाख साल पहले क्या हो रहा है, जीवन आ रहा है। और वो जीवन, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान उठ रहा है कमरे के अंदर से, नहीं, वहां पे एक कोशीय जीव बने, यूनिसेल्युलर, मोनेरा जैसे जीव, मोनेरा किंगडम के अंदर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव, है ना, आपने पढ़ा होगा मोनेरा के अंदर आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, एनाबिना नोस्टोक। वहां पर क्या होता है, एक कोशीय जीव पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद जीवन की शुरुआत हो रही है। इंसान तो बस यही है, कुछ 10,000, 20,000, 25-30,000 साल पहले, मान के चलो कि अब 25 से 50,000 साल पहले इंसानों से मिलती जुलती प्रजातियां धरती पर आती है।
और वो भी बहुत सारी थी। उसमें होमोसेपियंस लास्ट है, इरेक्टस भी थी, निएंडरथल भी थी, रामापिथिक्स, ड्रायोपिथिक्स, युवापिथिक्स, होमो हेबिलियंस, रोडोप्सियंस, ये सारी प्रजातियां थी। उनमें से एक बचता है, वो कौन? इंसान। इंसान बच क्यों जाता है? उसका भी तो कोई कारण होगा। यानी कि जैसे गाय की बहुत सारी प्रजातियां हैं, गाय कितनी सारी प्रजातियां हो सकती है, मछलियों की कितनी सारी प्रजातियां हैं, मेंढक की अलग अलग प्रजातियां हैं, है ना, कुत्तों की अलग अलग प्रजातियां, इंसान की प्रजातियां तो सर है ना, अफ्रीका वाले अलग हैं, चाइना वाले अलग हैं, इंडिया वाले अलग हैं, अमेरिका वाले अलग हैं, रशिया वाले अलग हैं। सर अफ्रीका वाले लंबे कद काठी वाले हैं, काले रंग वाले हैं, चाइनीज वाले छोटे कद काठी वाले हैं, आंखें छोटी उनकी, लेकिन वो प्रजातियां नहीं है, वो एक ही स्पीसीज के भाग है, वो जो कि होमोसेपियंस है। उनके सबसे पहले जो प्रजातियां थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके अंदर सर्वाइवल थॉट्स नहीं थे, विचार नहीं थे उनके अंदर। युद्ध करना आता था, लड़ना आता था, मारना आता था, मरना आता था। अब लड़ना, मारना और मरना ही तो सब कुछ जरूरी नहीं होता। अगर लड़ना, मरना और मारना ही सब कुछ होता तो निएंडरथल आज धरती पर जिंदा होते। निएंडरथल बड़े बड़े जबड़े, मत्था चौड़ा, है ना, इतना बड़ा तो मुंह खुलता था उनका, बड़े और कद खाती, लड़ने को बोल दो तैयार, शेर से लड़ने तैयार, मतलब युद्ध करने में आगे थे, लेकिन सोचने में आगे नहीं थे, बुद्धि का विकास नहीं था, लैंग्वेज नहीं थी उनके साथ, सब हु अल्लाह बस करते थे, बोलने की बात नहीं थी उनके अंदर। इंसान के अंदर होमोसेपियंस जो था, बोलने की कला जानता था, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी से बात कैसे की जाए, ये कंसेप्ट उनके अंदर डेवलप था, लेकिन बाकियों के अंदर ये नहीं था। तो इतनी सारी प्रजातियां, यानी कि लगभग 80 से 90 लाख प्रजातियां हैं यहां पर। तो इन प्रजातियों के बाद होता है नामकरण, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नामकरण की प्रक्रिया होती है। और नामकरण का मतलब, अच्छा नामकरण की जरूरत क्यों पड़ी? कि सर अगर मान लो इस भारत के अंदर किसी जीव का, किसी सजीव का नाम रखा जाता है, तो अमेरिका में उसका नाम वही थोड़ी होगा। भाई हम रोटी को रोटी बोल सकते हैं, इंडिया में रोटी थोड़ी बोलेंगे, अब आपको फिर इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ी होता है, वो ना अलग बात है। जीव जंतु की बात हो रही है यहां पर। तो जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जो है, उनका वैज्ञानिक नाम किया गया, वो किस लिए? ताकि उनको देश के हर कोने में उसी नाम से बुलाया जाए और कंफ्यूजन ना हो, और जो स्टडी जो है, एनालिसिस जो है, वो आसान हो जाए, इसलिए क्या किया गया? नामकरण किया गया। तो सबसे पहले नामकरण कौन देते हैं? साइंटिस्ट अपने अपने काम करते हैं, लेकिन नोमेनक्लेचर के अंदर बाय नोमेनक्लेचर दिया जाता है कैरोलस लिनियस द्वारा, 1735 1735। कैरोलस लिनियस क्या करते हैं? यहां पर नामकरण देते हैं बाय नोमेनक्लेचर। बाय नोमेनक्लेचर सबसे पहले कौन देते हैं? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस देते हैं। कैरोलस लीनियस ने क्या किया? नामकरण किया, यानी कि जीवों के नाम निकाले कि इस जानवर का ये नाम होगा। उन्होंने नहीं निकाले, आप सोच रहे 90 लाख बोले कॉपी लेके बैठ गया, हाँ भाई तेरा नाम बोल, ऐसा नहीं किया। अलग अलग पद्धति अपनाई उन्होंने, उन्हें सिस्टम बनाया कि इस प्रकार से आप नामकरण कर सकते। और दो संस्थाएं भी डेवलप हुई उस समय, दो संस्थाएं, एक तो थी ICBN मुख्य रूप से, एक थी ICZN। संस्थाएं और भी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से संस्थाएं हैं। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि पेड़ पौधों से, पादपों से रिलेटेड जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर जो है, वो यहाँ पर कौन देंगे? ICBN संस्था निर्धारित करेगी। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नोमेनक्लेचर, यानी कि जीव जंतु से रिलेटेड जो नामकरण वो यहाँ पर कौन करेगा? ये ICZN करेगी। ये अलग अलग संस्थाएं हैं। अब कैरोलस लीनियस ने नामकरण की पद्धति अपनाई। नामकरण पद्धति का मतलब है कि किसी भी जीव को नाम दिया जाएगा, फिर वो चाहे पेड़ हो, पौधा हो, जीव हो, जंतु हो, चाहे वो पेड़ों में आम हो, फिर वो चाहे सेब हो, वो मेंढक हो, वो कछुआ हो, जो भी हो, उन सबके क्या रखे जाएंगे? नाम रखे जाएंगे, और उसको दुनिया के हर कोने में एक ही नाम से बुलाया जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है आप इंसान को इंसानी बोलते हो, होमोसेपियंस नहीं बोलते हैं। आम को आप आम ही बोलते हो, मैंजीफेरा इंडिका नहीं बोलते हैं। समझ आ रही बात? आप मटर को मटर ही बोलते हैं, पाइसम से टाइगोन नहीं बोलते, क्योंकि हमारे बिहेव में नहीं है स्टडी। ये जो रिकॉर्ड है हमारे बिहेव में नहीं है, और होना चाहिए। कोशिश यही करनी है बिहेव में होना चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं भी सब वैज्ञानिक नाम याद करूंगा और सबको वैज्ञानिक नाम से ही बुलाऊंगा, ठीक है। लेकिन इंसान बनता किससे? माहौल से। मैं शुरुआत करूंगा माहौल बनाने की, आप पीछे पीछे आपको चलना है, ठीक।
तो द्विनाम पद्धति दी गई, और किसने दी थी बेटा? द्विनाम पद्धति दी गई यहां पर कैरोलस लिनियस द्वारा, और उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाए, कुछ नियम बनाए कि इनको उनके नाम के अकॉर्डिंग कैसे बुलाया जाना चाहिए। वो कहता है कि पहला नाम जीनस होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड स्पीसीज, यानी कि पहला जो नाम होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा वंश। पहला नाम क्या होगा? वंश होगा, और दूसरा वो नाम क्या होगा? जाति। ये कैरोलस लिनियस कह रहा है, यानी कि किसी भी चीज का आपको नाम रखना है, फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स हो आपको नामकरण करना है, तो उस नाम के अंदर फर्स्ट वर्ड क्या होगा? जीनस होगा, यानी कि वंश होगा, और दूसरा वर्ड क्या होगा? जाति होगा। जीनस और स्पीसीज को लेकर वो क्या कर रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से होमोसेपियंस मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरेशन, जीनस यानी कि वंश और जाति। फिर कहता है कि इनको एक और लिखो, इनका फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड क्या है? जीनस है, इसका फर्स्ट लेटर क्या रखो? कैपिटल रखो। फर्स्ट लेटर क्या रखो? कैपिटल रखो, यानी कि इसके अंदर आपको जो पहला वर्ड है, जो पहला अक्षर जो है, उसको आपको क्या रखना है? बड़ा रखना है। बाकी छोटे रख दो चलेगा, लेकिन फर्स्ट वर्ड कैसा रखना है? बड़ा रखना है। एक रूल ये बताता है कि इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। स्पेस, बिल्कुल स्पेस रखो इनके बीच में। ये रूल्स है, वैज्ञानिक नाम रखे हैं, नामकरण कर रहे हैं। और रूल क्या है? एक रूल ये है सर कि इनको लैटिन लैंग्वेज में रखना है। लैटिन लैंग्वेज यानी कि खोजकर्ता के जो भी हो, लेकिन उसको लैटिन लैंग्वेज में उसका नामकरण किया जाना चाहिए, ताकि दुनिया के हर कोने तक वो पहुंच सके। उसके बाद इनको सर टेढ़ा लिखना है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये गलत है, ये गलत है। इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो ये सही है। ऐसे लिखो इनको, तो इनको क्या लिखना है? टेढ़ा लिखना है, तिरछे लिखने चाहिए। ये उनके क्या हो गए? नियम हो गए। एक नियम और है कि इनके पीछे साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने खोजा है, तो मेरा नाम के 3 वर्ड जो है उसको लिख सकते हो। हाँ ठीक है, मैंने बहुत सारे खोजे हैं, मैं ढूंढ रहा हूं, मिलेगा तो उसका नामकरण मैं करूंगा, मेरे नाम से पेटेंट होगा। पेटेंट होता है जब मान लो कोई भी चीज की खोज करता है, डिस्कवरी जो होती है, उसके बाद उसका पेटेंट कराया जाता है कि इस नाम को इस साइंटिस्ट ने या इस आदमी ने खोजा है, तो उसका पीछे नामकरण किया जाना है। जैसे मान लो होमोसेपियंस के पीछे आप लिनियस ने रखा, जैसे तो हम लिखेंगे LIN, लिनियस जो है इसके पीछे रखा जाएगा। अच्छा, इनके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो आप, ये भी इनका क्या है? एक रूल है। इनका क्या है? रूल है। तो यहां पर नामकरण पद्धति क्यों अपनाई गई? जीव क्या है, उन जीवों के अंदर बाद में अपनाई गई कि नामकरण किस प्रकार से करना है। तो ये हो गया हमारे पास नामकरण। एक होती है बाइनोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। एक होती है ट्राइनोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति के अंदर वंश और जाति को रखा जाता है। फर्स्ट वर्ड इज जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पीसीज। पहला शब्द क्या होगा? वंश होगा, दूसरा क्या होगा? जाति। एक होता है ट्राइनोमेनक्लेचर, त्रिनाम पद्धति, यानी कि वहां पर सब स्पीसीज को भी रखा जाएगा। यानी कि मान लो एक वंश हो गया, दूसरा जाति हो गया, और उस जाति के अंदर एक उपजाति और निकालो, वो उसका क्या हो जाता है? त्रिनाम पद्धति भी आप कह सकते हो, या ट्राइनोमेनक्लेचर भी आप कह सकते हो। तो ये इनका क्या हो गया? नामकरण। नामकरण के अंदर ये रूल्स पढ़ते हैं, और जो कि यहां पर जरूरी है। उसके बाद आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इन जीवों को क्या करना है? वर्गीकृत करना है। तो वर्गीकरण करने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? वही एरिस्टोटल, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी ऐसे नाम नहीं दिया अरस्तु को, कारनामे किए थे उन्होंने, काम किया था उन्होंने, इसलिए उनको क्या रखा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है मनोज, जीवों को वर्गीकृत किया जा रहा है यहां पर। भी पहले क्या था? जीवन की खोज हो चुकी है, जीवनों के नाम लिखे जाते हैं कि इस जीव का यह नाम हो गया, इस जीव का यह नाम हो गया। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि इनके अंदर अलग अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्या थी? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये दिमाग में आता है, और फिर घूमकर बात वहीं आ जाती है कि सर लगभग 87 से 90 लाख, यानी कि लगभग 90 लाख प्रजातियां इस धरती पर पाई जा रही है। सबके लक्षण अलग अलग हैं। मैं इंसान हूं, लेकिन मेरे लक्षण किसी दूसरे जीव मैच थोड़ी मैच कर रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि सर गधे से मैच करो, घोड़े से मैच करो, हिरण से मैच करो, है ना, मेंढक से मैच करो, सांप से मैच करो, कैसे मैच करेंगे? लक्षण अलग हैं। अब आप कहते हो सर भोजन तो वो भी करता है, भोजन तो हम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ भोजन करना ही थोड़ी हो गया। लक्षणों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करना पड़ा। अब इंसेक्टा में आ जाओ, कीड़े मकोड़े हैं, टिड्डे हैं, ग्रासोफर हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा में बिच्छू वगैरह आ गए, मोलस्का में
सीपिया, पाइला, ये सब आ गए। वर्टिब्रेट में जो है गाय, बकरी, भैंस, इंसान, हम सब आ गए, बंदर, गुरिल्ला, चिंपांजी। मैमल्स में जो स्तनधारी। अब इनको क्या किया, अलग अलग लक्षणों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा रहा है। लक्षण अलग हैं तो जीवों को उनके तरीके से उनको बांट दिया गया। लगभग 87 लाख में से 90 लाख में से 6.5 मिलियन स्पीसीज तो वो हैं जो धरती पर पाई जा रही है, और इसमें से लगभग 2.3 मिलियन 2.2 से 2.3 मिलियन लगभग कितनी है, सी, समुद्र वाले सी ऑर्गेनिज्म। 20 से 30 लाख प्रजातियां तो समुद्र में पाई जा रही है, और 60 से 70 लाख प्रजातियां जो है वो कहां पाई जा रही है, धरती पर पाई जा रही है। इनमें अलग अलग जीवों को बांटना जरूरी हो गया, क्योंकि उनका अध्ययन करना क्या था, मुश्किल था। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। आपने बायोलॉजी का चुनाव क्यों किया, क्योंकि सर हमें मेडिकल में जाना है, तो हमने क्या किया, बायो को चुना। आपने 10th क्लास तक तो सारी साइंस पढ़ी थी, 10th में आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिजिक्स भी पढ़ी थी, बायो भी पढ़ी थी, तो सर अब भी तो हम पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री फिजिक्स, लेकिन अब हमारा जो मेन टारगेट बायो रहेगा। सर हम केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ जरूर रहे हैं, कंपल्सरी भी है, बट हमारा मेन टारगेट क्या हुआ, बायो हुआ। जिस प्रकार से हम एनिमलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सेपियंस हैं। हम क्या है, सेपियंस हैं। हम सेपियंस जाति के लोग हैं, उनको क्लासिफाइड कर दिया गया। आप जैसे बारी क्रॉस करोगे तो आपके सामने टारगेट सिर्फ बायोलॉजी ही रहेगा, बट बायोलॉजी के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बॉटनी चुनो या फिर आप जूलॉजी चुनो, वहां पर भी क्या मिलेगा, टारगेट मिलेगा। यानी कि आपको एक या दो का ही चुनाव करना पड़ता है लास्ट के अंदर। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि सर इतने सारे जीव, इतने सारे जंतुएं, इतनी सारी प्रजातियां इस धरती पर पाए जाते हैं, तो जिसके कारण उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अगर मान लो आपको इंट्रोडक्शन देना हो कि बाहर एक जानवर आया है, सर जानवर ऐसा आया है, उसकी पूंछ मुड़ी हुई है, कान उसके खड़े हैं, ठीक है, मुंह उसका लंबा है, और रंग उसका ऐसा ऐसा, हाइट उसकी 1.5 फीट है सर, लंबा इतना है। अब आप इतना इंट्रोडक्शन दोगे या डायरेक्ट कहोगे सर कुत्ता आया है, डायरेक्ट दोगे, ऐसे ही करेंगे ना। अब मान लो आपको खाना है, अब आपको आम खाना है, तो दुकान वाले जाओगे क्या कहोगे कि मुझे एक ऐसी चीज दीजिए जिसका टेस्ट मीठा हो और खट्टा भी हो, और उसके अंदर इतनी लंबी गुठली भी होनी चाहिए, और उसका कलर पीला पीला या थोड़ा लाल और थोड़ा ग्रीन कलर से मिक्सिंग होना चाहिए, तो वो चीज दे दीजिए। तो आप ऐसे मांगो या फिर उसका नाम कहोगे मुझे मैंजीफेरा इंडिका दे दीजिए। मांगना मत, दुकान वाले से जाकर मत मांगना कि मैंजीफेरा इंडिका दे दीजिए, पर दुकान वाला मैंजीफेरा इंडिका नहीं समझेगा, वो क्या समझेगा, मुझे आम ही दीजिए। तो इतनी सारी विभिन्नता है ना। अब कुत्ते को कुत्ता भारत में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोला जाता। अब कुत्ते को कुत्ता भारत में बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डिंगो बोला जाता है। अब आप वहां खड़े हो ऑस्ट्रेलिया में कि कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, अब क्या पता वहां कुत्ते का मतलब कुछ और होता हो, भाषाओं का अंतर भी तो हो जाता है। तो इतनी सारी जीव जंतु हैं, इतने सारी प्रजातियां हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। तो वहां पर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बात करने में दिक्कत आ रही है। शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं हम, थैंक यू THANKYOU सीधा TY लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म होगी ना, TQ। अच्छा कुछ TQ भी लिखते हैं, कुछ TY भी लिखते हैं। अब इतना शॉर्ट कर दिया, वेलकम जो WC कर दिया, है ना। तो इसको शॉर्ट करना या इसको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, सारा इंट्रोडक्शन ना देना पड़े। जैसे कि हम जो है वर्टिब्रेट हैं, हमारे अंदर बैकबोन रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो हम डायरेक्ट बैकबोन वाले आओगे। अब बैकबोन तो गाय में भी है, उसमें गधे में भी है, बिल्ली में भी है, कुत्ते में भी है। तो इन सबको क्लासिफाइड करना पड़ा, वर्गीकृत करना पड़ा, जिसके लिए सबसे पहले आधार किसने दिया, सबसे पहले आधार दिया जाता है अरस्तु, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व, बहुत पुरानी बात है। अरस्तु जो है, अरस्तु, अगर अरस्तु जैसे माइंडसेट आज अगर धरती पर होते तो पता नहीं कहां के कहां चले जाते हैं। और हम बायोलॉजी वाले हैं तो हमें इसकी एक मूर्ति लगा लेनी चाहिए घर में बड़ी सी, उसको देख देख के समझना चाहिए कि यह आदमी इतने हजारों लाख सैकड़ों साल पहले इतनी खोजें कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। हमें भी ऐसा माइंड कंसेप्ट क्रिएट करना चाहिए ताकि ऐसे आइडियाज हमारे ब्रेन में आए। और हो अरस्तु ने क्या किया, वर्गीकरण का आधार दिया। कब, लगभग 384 से 322 ईसा पूर्व,
बहुत सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले की बात चल रही है। अरस्तु ने जो वर्गीकरण क्या किया, पादप जंतु को दो ग्रुप बनाए और उनको सामान्य लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया। नॉर्मल जो कैरेक्टर्स, उनको प्रॉपर्टीज उनके अंदर जो है, उनके आधार पर उनको क्लासिफाइड किया। जैसे कि उन्होंने जीवों को क्या किया, दो वर्ग में रखा। जीवों को एक तो बनाया इनाइमा ग्रुप बनाया, और उसके अंदर कौन से जीवों को रखा, जिनके अंदर आरबीसी पाई जाती हो, जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हो, यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर शरीर में उनके लाल रंग का खून देखने को मिले, उन जीवों को उनमें किसमें रखा, इनाइमा के अंदर रखा। और इसमें कौन से आ रहे हैं, ज्यादातर वर्टिब्रेट आ रहे हैं। ज्यादातर यहां पर कौन से जीव, वर्टिब्रेट को यहां पर उन्होंने रखा। ऐसे जीव जिनके अंदर आरबीसी शो हो रही हो, जिनके अंदर लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हो, या जिनके रक्त का रंग लाल हो। एक ग्रुप उन्होंने बनाया एनाइमा, सेकंड क्या बनाया, एनाइमा। और एनाइमा में उनको रखा जिनका रक्त जो है सफेद हो, यानी कि ऐसे जीव जो अकशेरुकी हो, कशेरुकी नहीं हो, वर्टिब्रेट नहीं हो। जैसे कि आप मान सकते हो आर्थ्रोपोडा के कुछ जीव, जैसे कि बिच्छू है, तिलचिट्टा है, केकड़ा है, इनके अंदर क्या होता है, खून का रंग इनका सामान्य सफेद देखने को मिलता है। एक लक्षण उनके अंदर क्या मिलता है, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। हमारे अंदर कौन सा है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि हमारे अंदर बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि हमारे अंदर नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है हमारे अंदर। सर्कुलेशन सिस्टम मतलब समझ रहे हो कि हमारे अंदर ब्लड वेसल्स पाई गई है, हमारे अंदर आर्टरीज, वीन, एरोटा वगैरह, वेना कावा, ये सब सिस्टम जो है पाए जा रहे हैं। उन जीवों में नहीं है, उनके अंदर जो ब्लड है वो ओपनली पड़ा है, खुले, जैसे दूध की थैली होती है उसी प्रकार उनके अंदर ब्लड जो क्या है, ओपनली पड़ा है, जिस प्रकार उनको क्या नाम दिया, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। और हमारे अंदर कौन सा रखा गया, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम रखा गया। तो वर्टिब्रेट में, अच्छा, इनके अंदर कुछ आर्थ्रोपोडा को भी रखा गया, आर्थ्रोपोडा, कुछ जीव मोलस्का के और इंसेक्टा, कीड़े मकोड़े जो हैं, जो कि अकशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट नहीं है, उन सबको किसमें रखा, यहां पर इनाइमा में रखा। और इनको किसमें रखा, इनाइमा में, एनाइमा और इनाइमा में। प्लांट्स को भी क्या रखा, पेड़, झाड़ियां और वृक्ष के अंदर इन्होंने क्या किया, वर्गीकृत किया। यानी कि झाड़ियां, वृक्ष और जो पौधे जो होते हैं, अलग अलग उनकी हाइट के आधार पे, यानी कि यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर के आधार पर अरस्तु ने यहाँ पर क्या कर दिया, इनको वर्गीकृत किया। उसके आधार पर जो ठीक ठाक यानी अच्छे से क्लासिफाइड किया था वो थे कैरोलस लिनियस। कब किया था, 1735 के अंदर उन्होंने। तो यहां पर दूसरा जो आधार है, वर्गीकरण का दूसरा आधार कौन दे रहे हैं, यहां पर कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने क्या किया, जो लिविंग बर्ड जो थे, जो सजीव इस धरती पर पाए जा रहे हैं, उनको दो जगत में रखा। एक जगत कौन सा बनाया, प्लांटी जगत, यानी कि पादप जगत, एक उन्होंने बनाया पादप जगत, और दूसरा उन्होंने बनाया जंतु जगत, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एनिमल किंगडम का मतलब और प्लांट किंगडम का मतलब ये है कि इस धरती पर, अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से रिलेटेड हो, उन सबको प्लांट किंगडम के अंदर रखा। और इतने सारे जीव जो जूलॉजी, जंतुओं से रिलेटेड हो, उनको कहां रखा, एनिमल किंगडम, जंतु जगत के अंदर रखा। क्या हुआ, हाँ तो सही है टाइमर, मैंने बंद करके वापस शुरू कर दिया। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, पादप जगत और जंतु जगत में रखा। इनके अंदर इनके लक्षणों के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन इन वर्गीकरण के बाद में विशेष रूप से जो वर्गीकृत किया था वो कौन थे, रॉबर्ट एच व्हाइटेकर थे। और इनको जो है द्विनाम पद्धति भी बोलते हैं, बाई किंगडम, द्विजगत, बाई किंगडम, या हम कह सकते हैं द्विजगत, दो जगत कह सकते हैं ना, इनके दो जगत है यहां पर, एक पादप जगत है और एक यहां पर कौन सा है, जंतु जगत है। द्विनाम पद्धति हमने किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने दी थी, जो कि यही है। और द्विजगत प्रणाली भी किसने दी थी, यही है, ठीक है, जिसको हम बाई किंगडम भी कहते हैं। इसका जो सेकंड जो आधार है वो किसने दिया, रॉबर्ट एच व्हाइटेकर, जो कि क्या था, विकसित था और ठीक ठाक से वर्गीकृत किया गया। लेकिन वहां पर भी वायरस, वायरड और इनको स्थान नहीं दिया गया। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो कौन दे रहे हैं यहां पर, रॉबर्ट एच व्हाइटेकर, रॉबर्ट एच व्हाइटेकर, ठीक, 1969 के अंदर इन्होंने क्या किया, इस धरती पर सजीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया, यानी कि दुनिया जो है 5 बनाई। यहां पे जगत का मतलब समझ लो, जगत यानी कि दुनिया या संसार, यहां पे दुनिया या संसार, किंगडम, साम्राज्य, जो भी वर्ड हम समझ रहे हैं, उसका मतलब कि यहां पर 5 प्रकार के जगत बनाए गए हैं। और उन 5 प्रकार के जगत के अंदर कितने सारी प्रजातियां हैं,
मिलियंस ऑफ स्पीसीज, यानी कि 80 से 90 लाख प्रजातियां, वो दावा कर रहे हैं कि हमने लगभग 80 से 90 लाख जातियों को देखा है या उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 जगत के अंदर समाहित हो रही है। अब आप समझ सकते हैं ये जगत कितने बड़े बड़े होंगे, और इसलिए इनका नाम किंगडम रखा, आलू गोभी नहीं रखा। जगत क्यों रखा? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, छोटा सा नहीं है। और अलग अलग जगत के अंदर अलग अलग प्रकार के जीवों को रखा, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे थे। जगत जो है वो 5 बनाए गए, जिसमें 1 नंबर कौन सा था? मोनेरा। मोनेरा जगत को रखा। दूसरा जगत क्या बनाया? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा जगत क्या बनाया? फंगस या कवक या फंजाई। और चौथा जगत कौन सा बनाया? प्लांटी, पादप जगत बनाया उन्होंने। और 5वां जगत कौन सा बनाया? जूलॉजी, जंतु जगत, एनिमेलिया। एनिमेलिया, ये 5 जगत है। और लास्ट में क्या है? एनिमेलिया। हम लास्ट है वैसे। इस धरती पर शुरुआत साइनोबैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव, इंसेक्टा, कीड़े मकोड़े, इन्होंने की है, और अंत हम करने वाले हैं। ये वास्तविकता है। जगत की शुरुआत सबसे पहले मोनेरा किंगडम से हो रही है, जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोबैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया पढ़े हैं इनके अंदर। और इन्हीं ने दुनिया के अंदर शुरुआत की थी, लगभग आज से लाखों करोड़ वर्ष पहले। अगर आप मोनेरा की तुलना एनिमेलिया किंगडम से कर रहे हो, तो मतलब ये समझो कि मोनेरा जगत बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, क्योंकि ये सबसे पुराने जीव इस धरती पर। उन्हीं के अंदर साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव धरती पर आए थे, नोस्टो कैनाबिना। और उसके बाद लास्ट अगर सबसे विकसित जीव कौन है? इंसान। इंसान भी डेवलप चेंज होने वाला है। जिस प्रकार से हमने इवोल्यूशन पढ़ा था, जीवन की उत्पत्ति, उसमें हमने ये जाना कि इंसान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। यानी कि हम क्या थे? एनिमली किंगडम से थे, फिर हम क्या थे? मैमल्स भी थे, हम प्राइमेट्स भी थे, हमने होमोनिडी कुल में भी रहे, ठीक, हमारा एक होमो वंश भी है, और उसके अंदर हम सेपियंस जाति के लोग हैं। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से उन छोटे छोटे जीव जंतुओं से लास्ट स्टेज सेपियंस बन रही है। तो इस चीज की पूरी संभावना है कि आने वाली जो समय है, जो पीढ़ियां हैं, आज से लाखों करोड़ों वर्ष बाद अगर इंसान धरती पर सर्वाइव कर पाता है, तो इंसान का चेंजेस हो जाएगा, जिस प्रकार से जानवरों में हो रहा है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि सर हम गोरिल्ला, चिंपांजी, गिबॉन, ओरांगटान जैसी स्पीसीज से कन्वर्ट हुए हैं, हम उन स्पीसीज से कन्वर्ट होकर यहां आए हैं। तो इस चीज की भी तो उम्मीद की जा सकती है ना कि हम लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमारे अंदर और भी चेंज हो जाएंगे। क्योंकि एक समय में हम जानवर थे, घास खाते थे, गुफाओं में रहते थे, पानी में भी रह लेते थे, क्योंकि हम दोनों एम्फीबियंस में काउंट हो रहे थे, जैसे कि मेंढक है। हमने धीरे धीरे इवोल्यूट किया, खुद को क्या किया? परिवर्तित किया, विकास की स्टेज पे लास्ट में आ गए हम। तो अब जो है, अगर इंसान धरती पर सर्वाइव कर जाता है लाखों करोड़ों वर्ष तक, अगर लाखों करोड़ों वर्ष तक इंसान सर्वाइव कर जाता है, तो हो सकता है कि इंसान के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, कि जिस प्रकार से हम ओरांगटान, गिबॉन, चिंपैंजी से इंसान बने, तो हो सकता है कि इंसान से भी के अलावा नेक्स्ट स्पीसीज कोई और बन जाए। इस चीज की पूरी संभावना है, लेकिन वो डिपेंड करता है टाइम पीरियड पे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंसान लाखों करोड़ वर्ष इस धरती पर सर्वाइव कर पाएगा। धरती का अंत होना तो लाजमी है, कैसे न कैसे तो हो ही जाएगा। तो कन्वर्ट हो जाएंगे, इस चीज की तो थोड़ी उम्मीद कम है, हो सकते हैं, लेकिन अगर सर्वाइव कर जाए तो। लेकिन सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज की संभावना नहीं है, क्योंकि इंसान को लगभग 15, 20, 25 हजार साल हुए धरती पर। और जिस प्रकार से इंसान ने जो कारनामे धरती पर किए हैं, जो कुकर्म किए हैं, कुकर्म मतलब ये नहीं किसी को पत्थर मार गए हैं, नहीं, कारनामों का मतलब है कि जिस प्रकार से हम साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई और ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, इस हिसाब से ये इंसान के लिए ही खतरा बनता जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर इंसान सर्वाइव ना कर पाए तो खात्मा पक्का है, वरना हम चेंज हो जाएंगे, इस चीज की पूरी संभावना है। तो वर्गीकरण रॉबर्ट एच व्हिटेकर ने दिया। मोनेरा में क्या किया? इनको 2 भागों में बांटा। किसमें? एक तो रखा आर्कीबैक्टीरिया में, आर्कीबैक्टीरिया, और एक रखा यू बैक्टीरिया, 2 नंबर यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट हैं। ये कौन से जीव हैं? ये प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट। इसके अलावा प्रोटिस्ट जो है यूकैरियोट है, ये यूनिसेल्युलर जीव हैं। मोनेरा किंगडम के अंदर जो जीव हैं, ये यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव हैं, जो कि यूकैरियोट हैं, सॉरी जो कि प्रोकैरियोट हैं। ये क्या है?
प्रोकैरियोट। यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव हैं जो कि क्या है, प्रोकैरियोट हैं, और ये सबसे पुराने जीवों में से एक है। इस धरती पर अगर शुरुआत हुई है तो मोनेरा और प्रोटिस्ट जैसे जीवों में हुई है। सबसे पहले मोनेरा और प्रोटिस्ट आए थे धरती पर, उसके बाद हम आए हैं। तो यानी कि सबसे पुराने कौन से यहाँ पर मोनेरा और प्रोटिस्ट है, जिनके अंदर हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं। आर्की के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और यू बैक्टीरिया में क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बैक्टीरिया वायरस से अलग है, ये जीवाणु है, ये जीवाणु। ठीक, अच्छा, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अलावा इनके अंदर क्या होता है, कुछ सूक्ष्म भी पाए जाते हैं। ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया, एनाबिनोस्टोक जैसे ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं ये। तो इनको किसमें रखा, ऐसे जीवों को मोनेरा जगत में रखा। उसके बाद आता प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्ट जो किंगडम है, इनके अंदर किसको रखा, यूकैरियोट जीवों को रखा। इनके अंदर किसको रखा, यूकैरियोट जीवों को रखा। और ये जो यूकैरियोट हैं, ये भी क्या थे, यूनिसेल्युलर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव थे। इनके अंदर भी क्या थे, कुछ ऐसे जीव थे जो फोटोसिंथेटिक थे, कुछ नहीं थे। और इनको लगभग 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। किसको, प्रोटिस्टा को। किस किस में, क्राइसोफाइट में किया गया, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, इसके अलावा औपंक कवक, औपंक कवक, इसके अलावा अमीबा या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ये जो प्रोटिस्ट है, इनके अंदर ये मोटाइल थे, चलायमान थे। अच्छा, मोनेरा जो थे वो कॉलोनिकल थे, फाइबर्स थे। कॉलोनिकल का मतलब है ये ग्रुप्स बना के रहते हैं, जैसे हम रहते हैं ना, तंतु ग्रुप्स बना के रहते हैं, एक प्रकार का परिवार बना के रहते हैं। ऐसे सिस्टम जो है मोनेरा और प्रोटिस्ट के अंदर भी देखने को मिलते हैं, यानी कि समूह के रूप में पाए जाते हैं। कौन से, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये जो है क्राइसोफाइट, इनके अंदर चलायमान है, ये मोटाइल है। ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। मोटाइल नॉन मोटाइल का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइव कर सकते हैं, जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं अपने भोजन, आवास और जनन के आधार पर। और ऐसा लगभग सभी जीवों में। इंसान अगर मोटाइल है, कारण क्या है, प्रवासी होते हैं ना, पक्षी जैसे प्रवासी होते हैं, इंसान भी तो प्रवासी होते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है इंसान का, प्रवास करने का। हम मोटाइल हो जाते हैं ना, रीजन क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रीजन है भोजन हो सकता है, काम बिजनेस हो सकता है, जनन रिप्रोडक्शन हो सकता है। जनन मतलब रिप्रोडक्शन मतलब कि मान लो किसी का विवाह ऑस्ट्रेलिया में हो गया, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा ना, मोटाइल हो गया हम। नीदरलैंड में हो गया तो नीदरलैंड जाना पड़ेगा, या इंडिया में हो गया तो वहां से यहां आना पड़ेगा। भोजन हो सकता है, काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। जंतुओं में, जानवरों में भी तो यही है, भोजन, जनन और आवास के लिए भी ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो रहे हैं, मोटाइल। अब ये जो है मोटाइल होते कैसे हैं, इनके मोटाइल होने के लिए 3 चीजें पाई जाती है। एक तो इनके अंदर होती है फ्लैजिला, फ्लैजिला। एक होती है सीलिया, सीलिएटेड। और तीसरा होता है इनके अंदर फाइबर या तंतु, यानी कि बाल के समान संरचनाएं। फ्लैजिला का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर कसाबिकाएं विकसित होती है, बाल जैसी संरचनाएं। जैसे कि इसके डाइनोफ्लैजिलेटेड और यूग्लिनॉइड के अंदर क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है। मोटाइल होते हैं इनके कारण, एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ये गति कर लेते हैं। क्राइसोफाइट भी क्या करते हैं, मोटाइल हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है। किसी के अंदर सीलिया पाई जाती है तो किसी के अंदर वायर तंतु के समान संरचना। पैरामीशियम एग्जांपल है। पैरामीशियम क्या है, एक प्रकार का प्रोटिस्ट है। ये क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइव कर सकता है, मोटाइल है ये, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, या फाइबर्स तंतु के समान संरचनाएं पाई जाती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पाई जाती है। एक आप ये कह सकते हैं कि सूडोपोडिया भी विकसित होते हैं। सूडोपोडिया, पाधाब विकसित होते हैं। सूडोपोडिया यानी कि इनमें पाधाब विकसित होते हैं, अंग समान। जैसे आपने क्या किया होगा, गुब्बारे को फुलाया होगा, गुब्बारे को फुलाकर आपने दबाया होगा, तो जो जिस प्रकार से उनके भाग बाहर निकलते हैं वो एक प्रकार के क्या है, इनके अंग हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सूडोपोडिया। तो प्रोटिस्ट और मोनेरा, ज्यादातर प्रोटिस्ट के अंदर ऐसे जीव हैं जो फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, जो सीलिएटेड भी होते हैं, फाइब्रस भी होते हैं, और सूडोपोडिया भी इनके अंदर विकसित होते हैं। यानी कि तंतु से, कसाबिकाओं से, पक्षमादियों से या फिर पाधाब से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ये मोटाइल हो जाते हैं। इनमें डाइनोफ्लैजिलेटेड का एक लक्षण और मैंने देखा
कि इनके अंदर कलर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। डायनोफ्लैजेलेटेड के अंदर क्या होते हैं? कलर पिगमेंट, ग्रीन, ब्लू, रेड, ब्राउन, ये सब कलर पिगमेंट होते हैं। और इसमें से क्या होता है, अच्छा ये जो है समुद्री जीव है, ये क्या है? समुद्री, ज्यादातर ये समुद्री और जलीय जीव है। मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर ज्यादातर कौन से समुद्री और जलीय जीव होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब ये जो डायनोफ्लैजेलेटेड जो होते हैं इनके अंदर रेड कलर के पिगमेंट होते हैं और कुछ वेव शो करते हैं, तरंगे निकलती है, और यही तरंगे क्या करती है? समुद्र के अंदर इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं, लाल रंग का आवरण बना देते हैं, जो कि क्या होता है? पॉइजन होता है, लाल रंग का क्षेत्र बना देते हैं डायनोफ्लैजेलेटेड। और ये क्या करते हैं? उस विष के कारण, उस इन्वायरमेंट के कारण वहां पर छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और छोटी मछलियां क्या हो जाती है? मर भी जाती है। प्रोटोजोन्स हो गए, इनके अंदर क्या पाई जाती है? अमीबा। यूग्लिनोइड में क्या पाई जाती है? यूग्लिना जैसे जीव, जिनके अंदर क्या होते हैं? दो कसाबिकें विकसित होती है। पैरामीशियम, जिनके अंदर क्या होती है? गलेट विकसित होती है, यानी कि उनके अंदर गुहा, कैविटी डेवलप होती है। ये सारे के सारे कौन से आ गए? यहाँ पर रॉबर्ट एच व्हाइटेकर के अकॉर्डिंग 5 जगत बनाए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, जिसमें हमने मोनेरा में समझा कि इनके अंदर प्रोकैरियोट पाए जाते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। हमने प्रोटिस्ट पढ़ा, प्रोटिस्ट में 5 कौन कौन से? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड और औपंक और प्रोटोजोआ। फंगस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कवक को पढ़ते हैं, कवक। जैसे कि हमने मशरूम को पढ़ा था, खुम्बी है ना, अपने अपने राजस्थान जानते हैं, खुम्बी मशरूम अच्छे से जानते हैं हम। तो ये क्या है? एक प्रकार के फंगस का भाग है, कवक है। और जो फंगस जो होते हैं ज्यादातर सड़ी गली वस्तुओं पे डिपेंड रहते हैं। हेटेरोट्रोपिक एक प्रकार का न्यूट्रिशन उनके अंदर देखने मिलता है। मैं थोड़े क्या बता, मैं थोड़े तो अच्छा इंग्लिश के लिए, इंग्लिश वो आए नहीं है ना, ठीक है। तो इनके अंदर इनको भी बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनको भी 3 से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। और उसके बाद हमारे पास प्लांटी यानी कि पादप जगत, पादप जगत को फिर 5 भागों में बांट दिया गया। किस किस में? एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। पादप जगत और जंतु जगत बड़े ग्रुप्स हैं, ये बड़े जगत हैं और इनको ज्यादा पढ़ते हैं। तो इसके अंदर आप चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हो। लेकिन फिर भी एल्गी के अंदर शैवाल को रखा, जो कि एक प्रकार के थैलोफाइट, ब्रायोफाइट हो गए। उसके बाद टेरिडोफाइट हो गए। इनमें जनन भी अलग अलग देखने को मिलेगा। इनमें 3 प्रकार के जनन देखने मिलेंगे आपको: सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन यहां पर देखने को मिलता है। पादप जगत के अंदर लास्ट कौन से? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी कि आवर्त बीज, अनावर्त बीज और आवर्त बीजी, जो कि सबसे बड़े प्लांट्स हैं। और इनके अंदर जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हम क्लास 12 के अंदर चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। यानी कि पादप जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसके अंदर एल्गी, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वर्गीकृत किया गया। और जिनके अंदर अलग अलग प्रकार के जनन अच्छा, पादपों में सबसे पहले एल्गी ही डेवलप हो रही है। यहाँ पर प्लांट्स के अंदर सबसे पहले एल्गी डेवलप हो रही है, उसके बाद ब्रायोफाइट डेवलप हो रही है, उसके बाद टेरिडोफाइट डेवलप हो रही है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म डेवलप हो रही है, लास्ट में एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी जो पेड़ पौधे हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और लास्ट हमारा आता है सबसे बड़ा जगत जो है एनिमलिया किंगडम, जंतु जगत। और जंतु जगत के अंदर अलग अलग जीवों को रखा जाता है और उनके अलग अलग संघ बना दिए जाते हैं। जैसे कि वर्टिब्रेट है, मेमल्स हैं, स्तनधारी हो गए, वर्टिब्रेट हो गए, कोर्डेटा को बांटा गया है, आर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, टीनोफेरा, नाइडीरिया हो गए, ठीक है, जो समुद्री हो गए, मोलस्का हो गए, एम्फीबियंस, उभयचर हो गए। इसके अलावा अलग अलग जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर उनको बांटा गया। और लास्ट जो हमारे अंदर जो बायोलॉजी टॉपिक है वो है हमारे पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो है वो बायोलॉजी इंट्रोडक्शन का लास्ट स्टेप होता है। अगर आपने इतनी सारी चीजें समझ ली तो टैक्सोनॉमी लास्ट सब्जेक्ट होता है, लास्ट टॉपिक होता है, क्योंकि बायोलॉजी को समझने में हमें आसानी मिलती है। टैक्सोनॉमी क्या किया जाता है? उन जीवों को उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। जिस प्रकार से ह्यूमंस, इंसान को 5 से 7 ग्रुप में बांटा जा सकता है कि हमारा फाइलम क्या है, यानी कि हमारा किंगडम क्या है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? किंगडम को पढ़ते हैं, यानी कि हमारा जगत क्या है। उसके बाद किसको पढ़ेंगे? फाइलम क्या है। उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे? ऑर्डर क्या है। उसके बाद क्लास, उसके बाद फैमिली, उसके बाद जीनस और उसके बाद स्पीशीज को पढ़ते हैं। तो हमारे अंदर जीवों के अंदर टैक्सोनॉमी क्या होता है? लास्ट टॉपिक होता है जो बायोलॉजी को समझने में हमें आसानी मिलती है। जैसे कि सबसे पहले रखा जाता है डोमेन, हम किस डोमेन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा किंगडम,
उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद जीनस, उसके बाद स्पीसीज। ये क्या होता है, किसी भी जीव का या सजीव का लास्ट होता है। और ये जो हमने नामकरण किया था, नामकरण के बाद होता है टैक्सोनॉमी। अगर आपने नामकरण और टैक्सोनॉमी अगर अच्छे से समझ ली, मतलब आपने बायोलॉजी के कुछ हिस्से को अच्छे से समझ लिया। क्लासिफिकेशन के बाद जो है यहां पर टैक्सोनॉमी है। डोमेन के बाद देखो किंगडम यानी कि जगत, उसके बाद फाइलम यानी कि संघ, क्लास यानी कि वर्ग, ऑर्डर यानी कि गण, फैमिली यानी कि कुल, और जीनस यानी कि वंश, और स्पीसीज यानी कि बच्चों जाति। अब जैसे कि हम जो है, इंसान जो है किस जगत से बिलोंग करते हैं, हम रखते हैं कौन से जगत से, एनिमेलिया, हम जंतु हैं एनिमेलिया किंगडम से। और मैं जब ये कहता हूं कि हम एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, पीछे अगर मैं कहूं कि हम एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो मतलब हम जीव जंतुओं से संबंध रखते हैं, और हमें एक्सेप्ट करना है कि हम जानवरों से संबंध रखते हैं। जानवर से संबंध का मतलब है कि हमारा उद्भव जो है जंतु वर्ग से ही हुआ है। हम उस एनिमल किंगडम से निकलकर आज होमो सेपियंस बने। अच्छा, फाइलम किस में रखा गया, किस संघ में हमें रखा गया, तो हम क्या है, कोर्डेटा या वर्टिब्रेट हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट लिख सकता हूं मैं, वर्टिब्रेट। अच्छा, हमारी क्लास, हम किस क्लास, किस वर्ग से संबंध रखते हैं, हमारी क्लास भी तो है, वो है हमारे पास मैमलिया। ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो, और स्पीसीज यानी कि सेपियंस। ठीक, अब देखो एनिमल यानी कि जंतु जगत के अंदर इतने सारे जानवरों में हम वर्टिब्रेट हैं। वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ के बैकबोन वाले जीव जंतु हैं। हम क्या हैं, मैमलिया, स्तनधारी जीव जंतु हैं। उसके अंदर हम प्राइमेट, जो बाइपोड जो हो गए, दो पैर वाले, जैसे कि ओरांगटान, चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन इत्यादि। उनके अंदर होमोनिडी कुल, और जिसके अंदर होमोवस के अंदर बहुत सारे जीव प्रजातियों को रखा गया था, जैसे कि निएंडरथल, इरेक्टस, ये सब जीव जंतु, होमो एबिलेंस, रुडोल्फिन्स, निएंडरथल, इरेक्टस, ये जो कि सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, और लास्ट हम सेपियंस जाति के लोग हैं। तो टैक्सोनॉमी को समझने का मतलब है कि जीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हुए जाति का उद्भव किस प्रकार से हो रहा है, वो हमारा क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है, जो कि मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बेसिक बातें रखी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी वर्ड किससे मिलकर बना है, बायोलॉजी के फादर कौन है, बायो को किस किस ग्रुप में बांटा गया, बायो को बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी में बांटा गया, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी। उसके बाद हमने देखा इनके नामकरण, सजीव कौन से होते हैं, सजीवों के लक्षण कौन से होते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइफ प्रोसेसिंग, ये सब हमने जाना। उसके बाद नामकरण, नामकरण द्विनाम पद्धति दी गई कैरोलस लिनस के द्वारा। उसके बाद वर्गीकरण के बाद हमने टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन हमने क्या जाना कि किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन में अरस्तु आए थे और कैरोलस लिनियस आए थे, और उसके बाद रॉबर्ट एच व्हिटेकर आए थे। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है, जिसके अंदर हम सजीवों को किस प्रकार से वर्गीकृत करते हुए जंतु जगत से हम सेपियंस जाति के लोग कैसे आ रहे हैं। या मान लो ये पौधों में भी होगा, अगर आपको आम के पौधे का नामकरण करना, टैक्सोनॉमी देखना होगा मैंजीफेरा इंडिका, तो वो भी इसी क्रम से चलेगा। अगर आपको मेंढक का करना तो भी ऐसे होगा, अगर आपको गाय का करना तो भी ऐसे ही होगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि किस प्रकार से समझा जाता है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।